हेलो क्लास, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल बी द कॉमर्शियल स्टडी वहीं जहां कॉन्सेप्ट सही। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे बीबीए बीकॉम ऑनर्स के मनी एंड बैंकिंग के यूनिट 1 को, जिसमें हम पार्ट 1 में अपने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। जिसमें मैंने आप लोगों को क्या बताया था, जिसमें मैंने आपको मनी के बारे में बताया था, मनी क्या होता है, बार्टर सिस्टम क्या होता है, और मनी की बॉन्ड कहाँ से रखी गई, कहाँ से मनी आया और कहाँ से कहाँ तक हम मनी को लेके जा रहे हैं। ये सब चीजें हमने अपने पार्ट 1 में डिस्कस कर ली थी, जो हमारी बेसिक टर्म थी। बट अब मनी को कैसे लॉन्च किया जाता है, कैसे हम मनी क्रिएट करते हैं, कैसे मनी सप्लाई करते हैं, क्या क्या चीजें मनी के अंदर इन्वॉल्व होती है जब एक कंट्री किसी मनी को क्या करती है, जनरेट करती है। तो अब जो बेसिक था वो हमने अपने पार्ट 1 में डिस्कस कर लिया है। अब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे अपने पार्ट 2 में। तो जानते हैं टॉपिक कौन कौन से हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं टॉपिक वी कवर। सो स्टूडेंट, टॉपिक वी कवर में हम बेसिकली ये 4 मेन टॉपिक हैं जो हमारे मनी के यूनिट 1 से रिलेट करते हैं। किससे रिलेट करते हैं? यूनिट 1 से रिलेट करते हैं। तो उसमें मैंने बेसिक टर्म्स आपको पढ़ा चुकी हूँ। जो रिमेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके पार्ट 2 में मैं डिस्कस करूंगी, आप भी इसे बहुत इंजॉयबल तरीके से पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को इंजॉय भी करेंगे और अंडरस्टैंड भी करेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा राइज अप होते हैं और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप इसका आंसर आप बिना किसी से पूछे और समझे भी बता सकते हैं, अगर आपको इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। तो कौन कौन से टॉपिक्स हैं? डिटर्मिनेट्स ऑफ मनी सप्लाई पढ़ेंगे हम इसमें, हाई पावर मनी क्या होता है ये जानेंगे, और फिशर्स के क्या जानेंगे, क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ फिशर्स जानेंगे मनी सप्लाई की। ये बहुत ज्यादा मोस्ट आस्किंग क्वेश्चंस हैं, हाई पावर मनी, फिशर्स थ्योरी एंड डिटर्मिनेट्स ऑफ मनी सप्लाई। ये पार्ट 2 रिकॉर्ड करने का रीजन ही यही है कि ये टॉपिक वो हैं जो आपसे बहुत ज्यादा एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं। और लिक्विडिटी ऑफ एग्रीगेट्स ये भी बहुत पूछा जाता है, बट मेन जो है ये 3 हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली रिलेट करता है। हाई पावर मनी तो डबल स्टार्ड है, ये तो पूछा ही जाता है कि हाई पावर मनी क्या होता है, और बेसिकली ये तीनों ही एक दूसरे से बहुत ज्यादा रिलेट करते हैं। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं विदाउट अपना टाइम खराब किए बिना हम शुरू करते हैं कि क्या है हमारा टॉपिक और कैसे हमें इन सबको कवर करना है और अंडरस्टैंड करना है। तो कौन कौन से टॉपिक हैं? डिटर्मिनेट्स ऑफ मनी सप्लाई, हाई पावर मनी, फिशर्स क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी सप्लाई एंड लिक्विडिटी एग्रीगेट्स। तो ठीक है, अब हम जानते हैं सबसे पहले टॉपिक के बारे में कि आखिरकार मनी सप्लाई क्या होता है और उसके डिटर्मिनेट्स क्या होते हैं। मनी सप्लाई वैसे मैं आपको लास्टली बता भी चुकी हूँ, अगर आप रिलेट ना कर पाए तो पार्ट 1 को जाके देखिएगा, पार्ट 2 अपने आप ही आप कनेक्ट कर लेंगे उससे। ठीक है, तो आप सबसे पहले जान लेते हैं मनी सप्लाई और उसके डिटर्मिनेट्स के बारे में। क्या होता है मनी सप्लाई और उसका डिटर्मिनेट? सो स्टूडेंट, टॉपिक नंबर 1 है हमारा डिटर्मिनेट्स ऑफ मनी सप्लाई, यानी कि मनी सप्लाई। सबसे पहले मनी सप्लाई का मतलब क्या होता है ये जान लेते हैं, फिर इसके डिटर्मिनेट भी जान लेंगे, क्योंकि एज यूजुअल मैं लास्ट में बता चुकी हूँ, फिर से एक बार आप लोग को रिकॉल करा देती हूँ कि मनी सप्लाई क्या होता है। मनी सप्लाई का मतलब क्या होता है कि किस तरीके से गवर्नमेंट अपनी पब्लिक को मनी सर्कुलेट करती है, कितना मनी वो जनरेट करती है जब वो मनी की सप्लाई करती है। मनी सप्लाई में क्या चीजें आती हैं? 2 चीजों को हम मेनली देखते हैं कि कितना मनी आपकी लोकल गवर्नमेंट के पास है, मनी कितना है पब्लिक के पास, ठीक है, और आपके पास रिजर्व कितने हैं, कंट्री के पास कितने रिजर्व हैं और पब्लिक के पास कितना कैश है। इन दोनों के बिहाफ पे ही हम क्या करते हैं, मनी जनरेशन और मनी सप्लाई के बारे में पॉलिसी बनाते हैं। तो मनी सप्लाई में सबसे पहले फैक्टर्स कौन से होते हैं कि पब्लिक के पास कितना कैश है, एंड सेकंड इज कि गवर्नमेंट के पास कितने रिजर्व्स हैं। उसी के बिहाफ पे वो लोग क्या करते हैं, मनी की पॉलिसीज बनाते हैं। ठीक है, अब मनी की पॉलिसीज कौन बनवाता है, कैसे बनवाता है, ये आगे जानेंगे, पर फिलहाल ये जान लीजिए कि मनी सप्लाई में कौन कौन से फैक्टर वेरी करते हैं। पब्लिक के पास जो कैश होता है वो वेरी करता है, एंड गवर्नमेंट के पास कितना रिजर्व है मनी को रीजनरेट करने के लिए या फिर से रीप्रिंट करने के लिए। तो जब आप कोई रिजर्व रखेंगे, एक कंट्री कैसे करती है मनी सप्लाई या कैसे करती है मनी जनरेट, जब वो एक रिजर्व रखती है। रिजर्व किस फॉर्म में रखती है? कुछ कैश भी हो सकता है हमारे पास, लैंड फॉर्म्स भी हो सकती है, बैंक के क्रेडिट्स भी हो सकते हैं, पॉलिसीज हो सकती है, लैंड हो सकती है, बहुत तरीके वेरियस फैक्टर्स को मिला के हम क्या करते हैं, फंड्स तैयार करते हैं, रिजर्व तैयार करते हैं। उस रिजर्व के हर एक कंट्री, ये हर एक कंट्री की मनी सप्लाई की पॉलिसी में होता है कि हर एक कंट्री अपना अपना क्या करती है, रिजर्व रखती है। जितना वो रिजर्व रखेगी उतना ही वो मनी सप्लाई कर सकती है। वरना ऐसे भी हो सकता है ना, जैसे कि जितनी भी, जैसे इंडिया हो गई, यूएसए हो गई, यूएई हो गई, कोई भी हो गया, यानी कि अलग अलग कंट्री कोई भी हो गई, ठीक है, सबकी अपनी अपनी कंट्री, सबकी अपनी अपनी करेंसी होती है। हम लोग रुपी बनाते हैं, कोई डॉलर बनाता है, कोई कुछ बनाता है। तो क्या हम कितना भी रुपी नहीं प्रिंट कर सकते हैं? नो, ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वो इनलीगल होगा। हालांकि हम रुपी करते हैं, वो लोग डॉलर यूज करते हैं, वो डजेंट मैटर, बट क्यों नहीं कर सकते हैं हम रुपी अपने अकॉर्डिंग प्रिंट? क्योंकि वो इनलीगल कहा गया है एज अ लॉ कि आप अनडिमांडेड
अनडिमांडेड कह लो या डिमांडेड कह लो, करेंसी को आप प्रिंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम प्रिंट करने लगे तो कोई भी कंट्री कितना भी मनी अपने पास क्या कर सकती है, प्रिंट कर सकती है, और कोई भी कंट्री क्या हो सकती है, फिर सबसे ज्यादा रिच हो सकती है। तो इसीलिए कुछ लॉज मिलके सभी लोगों ने बनाए, जिसके बिहाफ पे क्या कहा कि जिस कंट्री के पास रिजर्व होंगे वो किस फॉर्म में होंगे, लैंड के फॉर्म में हो सकती है, गवर्नमेंट की जितनी सिक्योरिटीज है, लैंड हो सकता है, मनी खुद हो सकता है, मनी में कैश और कॉइन्स दोनों तरीके की करेंसी हो सकती है, ठीक है, गोल्ड हो सकता है गवर्नमेंट का, और गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। इन सब के बिहाफ पे क्या करती है गवर्नमेंट, मनी जनरेट करती है, जितना रिजर्व उसके पास होगा इन सबको ही मिला के गवर्नमेंट क्या बनाती है, क्या कहती है, यही सब चीजें गवर्नमेंट का रिजर्व होता है, इसी के बिहाफ पे वो लोग क्या करते हैं, मनी को जनरेट करते हैं। तो समझ में आया क्या कहा मैंने आपको, एक बार फिर से रिकॉल कराती हूँ, क्या कि मनी हम चाहे तो कितना भी कर सकते हैं प्रिंट, बट ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चाहने से कुछ नहीं होता है, लॉज को हमें फॉलो करना होता है। क्योंकि अगर आप या कोई अदर कंट्री अपने अकॉर्डिंग प्रिंट करेंगे मनी, या अपने अकॉर्डिंग आप जनरेट करेंगे मनी, तो वो इनलीगल होगा, क्योंकि क्या टर्म्स रखी गई है कि जितने आपके पास रिजर्व होंगे, चाहे लैंड के फॉर्म में, चाहे पॉलिसी की फॉर्म में, चाहे गोल्ड के फॉर्म में, या किसी भी सिक्योरिटी के फॉर्म में, आप उस रिजर्व के बिहाफ पे ही क्या कर सकते हैं, मनी को जनरेट कर सकते हैं, मनी को सप्लाई अपनी कंट्री को दे सकते हैं, ठीक है। तो अब मनी सप्लाई के डिटर्मिनेट्स देखेंगे कौन कौन से होते हैं, पहले इतना समझ में आया, ठीक है। अब बात करते हैं मेन डिटर्मिनेट्स ऑफ मनी सप्लाई। सो स्टूडेंट, जो ये मेन डिटर्मिनेट्स ऑफ मनी सप्लाई है, इसके डिटर्मिनेट्स दो ही डिटर्मिनेट होते हैं हमारे मनी सप्लाई के। फर्स्ट इज होता है मॉनेटरी बेस एंड सेकंड इज अ मनी मल्टीप्लायर। क्या होता है, मॉनेटरी बेस एंड मनी मल्टीप्लायर। अब ये देखिए ये दोनों कैसे वर्क करते हैं। सो स्टूडेंट, मेन डिटर्मिनेट्स जो है मनी सप्लाई के, ये बेसिकली दो मेन डिटर्मिनेट्स है, पहला है मॉनेटरी बेस, सेकंड वन इज मनी मल्टीप्लायर। तो ये बेसिकली सबसे पहले जो जिस पे पूरा मनी सप्लाई डिपेंड करता है, ये दो फैक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, बहुत सारे डिटर्मिनेट्स हैं, बट मेन कौन से हैं, हमारे दो हैं, मॉनेटरी बेस एंड मनी मल्टीप्लायर। इसके अलावा जो है वो है रिजर्व रेशियो आपका हो गया, या फिर आप इसे कह सकते हैं कैश रेशियो, करेंसी रेशियो, ठीक है, या फिर करेंसी रिजर्व भी बोल सकते हैं। इस तरीके के फैक्टर्स और भी हैं, बट मेन कौन से हैं, ये दो हैं, मॉनेटरी बेस एंड मनी मल्टीप्लायर। तो सबसे पहले मॉनेटरी बेस के बारे में जानेंगे कि वो क्या होता है, देन मनी मल्टीप्लायर के बारे में जानेंगे। बट एक चीज है, क्या मॉनेटरी बेस मनी मल्टीप्लायर से रिलेट करता है, जैसे जैसे ये वर्क करेगा ऐसे ऐसे ये क्या होगा, इफेक्ट होगा, ठीक है। अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा, ये दोनों ही एक दूसरे से क्या करते हैं, बहुत ज्यादा कोरिलेट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मॉनेटरी बेस के बारे में जान लेते हैं। मॉनेटरी बेस, इसका मीनिंग ही क्या होता है, सबसे पहले इसका मीनिंग जानेंगे कि मॉनेटरी बेस आखिरकार होता क्या है। देखिए मॉनेटरी बेस का मतलब क्या होता है, मनी की टर्म जिसपे आप क्या करते हैं, और बेस, मॉनेटरी हो गया मनी, बेस मतलब जिसके आधार पर, जिसके बेस पर आप क्या करेंगे, मनी की सप्लाई करेंगे। जिस टर्म के बिहाफ पे आप मनी की सप्लाई करते हैं, जिस फंड के बिहाफ पे आप मनी की सप्लाई करते हैं, उसी को हम मॉनेटरी बेस बोलते हैं। मॉनेटरी बेस किसको बोलते हैं, मनी की सप्लाई करने वाले वेरिएबल्स पर, मनी की सप्लाई करने वाले उन डिटर्मिनेट्स पर जिसपे हम मनी की सप्लाई कर सकते हैं, उसी को ही हम मॉनेटरी बेस कहते हैं, ठीक है। नॉर्मल लैंग्वेज में मॉनेटरी बेस का मतलब क्या होता है, वो रिजर्व, वो पैसा या वो फंड जिसके बिहाफ पे जितना फंड, जितना मॉनेटरी बेस आप लोगों के पास होगा, उतनी ही आप मनी की सप्लाई कर पाएंगे। जितना कम मॉनेटरी बेस होगा, उतनी ही कम आप क्या करेंगे, मनी की सप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो मॉनेटरी बेस क्या कहा गया है, जान लेते हैं इसके बारे में। मैग्नीट्यूड ऑफ द मॉनेटरी बेस, जब मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि जब आप मेजर करते हैं, किसको मेजर करते हैं, मॉनेटरी बेस को, कि कितना आपने पैसा लगा रहे हैं, कितना फंड आप लगा रहे हैं, इज द सिग्निफिकेंट डिटर्मिनेट ऑफ द साइज ऑफ द मनी सप्लाई। जो कि मैंने भी आप लोगों को बताया कि जितना आप मॉनेटरी बेस रखेंगे, उतनी ही आप मनी की सप्लाई कर पाएंगे। तो जितना मॉनेटरी बेस होगा, जितना भी मॉनेटरी बेस होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द मॉनेटरी बेस इज सिग्निफिकेंट डिटर्मिनेट द साइज ऑफ मनी सप्लाई, कि जितना आप मॉनेटरी बेस लगाएंगे, उतना ही सिद्धांतमक क्या कर पाएंगे, आप मनी की सप्लाई कर पाएंगे। मॉनेटरी बेस रेफर टू द सप्लाई ऑफ फंड्स, किसको रेफर करता है, मॉनेटरी बेस रेफर करता है मनी की सप्लाई को, फंड की सप्लाई को। जितना मॉनेटरी बेस होगा, उतना ही आप फंड सप्लाई कर पाएंगे। अवेलेबल फॉर द यूज आइदर कैश, रिजर्व ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, चाहे वो कैश हो या फिर कोई रिजर्व हो। ये किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है कि कितना मॉनेटरी बेस रखना है, सेंट्रल बैंक के थ्रू। सेंट्रल बैंक ही एक वन एंड ओनली वेरिएबल है जो डिसाइड करता है कि आखिरकार हमारी कंट्री को मनी सप्लाई के लिए कितना रिजर्व रखना है, कितना मॉनेटरी बेस रखना है, ठीक है। मॉनेटरी बेस
यानी कि मनी सप्लाई के लिए कितना रिजर्व रखना है वो कौन डिसाइड करता है? सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है। ये आपसे एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है, ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मॉनेटरी बेस, बार बार मैं आपको रिपीट कर रही हूँ इसीलिए कर रही हूँ कि मॉनेटरी बेस के लिए परमिशन कौन देता है, कितनी मॉनेटरी बेस रखना है आपको, कौन बताता है? सेंट्रल बैंक बताता है। और इट विल चेंज, ये चेंज भी होता रहता है ड्यू टू द गवर्नमेंट पॉलिसी। हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी के बिहाफ पे ये क्या होता है? चेंज भी होता रहता है। यहाँ से इंक्लूड करके लिख देती हूँ मैं आप लोगों के लिए अपने ब्लैक ही पेन से। क्या? इट विल चेंज ऑल्सो, इट विल चेंज। क्यों चेंज होता है? ड्यू टू गवर्नमेंट पॉलिसी, ड्यू टू गवर्नमेंट पॉलिसी। जीओईटी कर रही हूँ मैं आपको यहाँ पे। गवर्नमेंट की पॉलिसीज के बिहाफ पे ये चेंज भी होता रहता है, ये इंक्रीज भी होगा और ये डिक्रीज भी होगा, ये आपका बढ़ेगा भी और घटेगा भी। क्यों बढ़ेगा और घटेगा? क्योंकि जैसे जैसे डिमांड ऑफ मनी बढ़ेगी, जैसे जैसे डिमांड ऑफ गुड बढ़ेगा, ऐसे ऐसे आपकी मनी की वैल्यू बढ़ेगी। जैसे कि गुड है, कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, इसकी डिमांड बढ़ रही है, अगर इसकी डिमांड बढ़ेगी तो मनी की भी तो डिमांड बढ़ेगी। जितना ज्यादा लोग उसे खरीदेंगे उतना ज्यादा उसके लिए पैसा भी तो लगाएंगे। तो इसीलिए कहा गया है कि इट विल चेंज ड्यू टू द गवर्नमेंट पॉलिसी। जैसी गवर्नमेंट पॉलिसी होगी उसी के बिहाफ पे हमारे यहाँ मॉनेटरी बेस चेंज होता रहता है, घटता भी रहता है और बढ़ता भी रहता है। और ये डिसाइड कौन करता है? सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है। होपफुली समझ में आएगा मॉनेटरी बेस किसे कहते हैं। एक बार रिकॉल कराने की नीड है, करा देते हैं ताकि आप लोग को अच्छा लगे और समझ में भी आए। फिर से बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। क्या मॉनेटरी बेस क्या होता है? मॉनेटरी बेस वो टर्म होती है जिसके बिहाफ पे हम मनी सप्लाई करते हैं। जितना मॉनेटरी बेस हम रखेंगे, जितना मॉनेटरी बेस हम लगाएंगे, उतना ही हम मनी की सप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। मनी की सप्लाई किस सेंस में कर पाएंगे? अपनी पब्लिक को दे पाएंगे मनी, और कितना हम अपने पास रख पाएंगे, यानी कितना गवर्नमेंट या बैंक अपने पास रखेंगे, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द मॉनेटरी बेस इज सिग्निफिकेंट डिटरमिनेट ऑफ द साइज ऑफ मनी सप्लाई। मॉनेटरी बेस इज रेफर टू द supply of funds available for the use either as cash or reserve of the central bank। क्या कहा इसने मॉनेटरी बेस ने? कि मॉनेटरी बेस क्या डिसाइड क्या बताता है कि कितना मॉनेटरी बेस आपको रखना है, कितनी मनी आपको रखना है आगे मनी सप्लाई करने के लिए, उसी को ही हम मॉनेटरी बेस कहते हैं। जितना आप मॉनेटरी बेस रखेंगे, जितना आप रिजर्व, जितना भी आप कैश रखेंगे, उतने ही मनी की सप्लाई आप अपनी कंट्री में कर पाएंगे। तो समझ में आया मॉनेटरी बेस क्या होता है। अब मनी मल्टीप्लायर के बारे में जानेंगे। ये तो था हमारा मॉनेटरी बेस। अब मनी मल्टीप्लायर क्या होता है? जैसे कि मैंने बताया कि जितना, जैसे जो आपका मॉनेटरी बेस है उससे आपका मनी मल्टीप्लायर बहुत ज्यादा क्या होता है? रिफ्लेक्ट होता है। जैसे जैसे ये रिएक्ट करेगा, ऐसे ऐसे ये भी रिएक्ट करेगा। अब इसके बारे में डेप्थ में जान लेते हैं। इसे इसलिए पहले समझाया क्योंकि फिर स्पेस नहीं बचता और आप लोगों को ये समझाना डिटेल में जरूरी था। मॉनेटरी बेस समझ में आ जाएगा तो मनी मल्टीप्लाई भी आप अपने आप उसको क्या कर लेंगे? कनेक्ट कर लेंगे। होपफुली मॉनेटरी बेस समझ में आया होगा, ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं क्या होता है हमारा मनी मल्टीप्लायर। सो स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था मॉनेटरी बेस के बारे में, अब जानेंगे मनी मल्टीप्लायर के बारे में। क्या कहा है मनी मल्टीप्लायर के बारे में, जानते हैं। देखिए, मनी मल्टीप्लायर को हम रिप्रेजेंट करते हैं एम से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एम से रिप्रेजेंट करते हैं। इट हैज पॉजिटिव इन्फ्लुएंस। इसके पास क्या होता है? पॉजिटिव इन्फ्लुएंस। ये मनी सप्लाई के ऊपर, किसके ऊपर? इट हैज पॉजिटिव इन्फ्लुएंस अपॉन द मनी सप्लाई। ये मनी सप्लाई के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट डालता है, कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं डालता है। क्यों डालता है ये जान लेते हैं। एन इंक्रीज इन साइज ऑफ मनी मल्टीप्लायर। ये जो एम से रिप्रेजेंट करते हैं हम किसको? मनी मल्टीप्लायर को। इसलिए यहाँ एम लिखा है तो समझ जाइएगा मनी मल्टीप्लायर लिखा है, ठीक है। An increase in size of money multiplier, will the increase in money supply also। यानी कि क्या कहा गया है, समझने की कोशिश कीजिएगा कि जितना आप अपने मनी मल्टीप्लायर को इंक्रीज करेंगे, जितना आपका मनी मल्टीप्लायर, जितना आपका एम इंक्रीज होगा, उतनी ही इंक्रीज होगी आपकी क्या? मनी की सप्लाई। जितनी ज्यादा आप मनी मल्टीप्लायर रखेंगे उतना ही आपका मनी सप्लाई हो पाएगा। सेम ऐसे ही कहा गया मॉनेटरी बेस की तरह कि जितना ज्यादा आपका मॉनेटरी बेस होगा उतनी ही आप मनी सप्लाई कर पाएंगे। तो यही ये भी कह रहा है कि जितना आप क्या कर पाएंगे, जितना आप मनी मल्टीप्लायर रखेंगे उतना ही आप मनी को सप्लाई कर पाएंगे। तो समझ में आया क्या है दोनों के बीच में डिफरेंस? एक बार ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, दोनों को देखेंगे, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। जस्ट टेक अ वन शॉट, एक शॉट ले लेती हूँ उतने में। हाँ, तो क्या कहा गया है इसमें? मॉनेटरी बेस क्या करता है? मॉनेटरी बेस डिसाइड करता है कि कितनी मनी की सप्लाई करनी है, और वो कौन सा डिसाइड करवाता है? हमारा सेंट्रल बैंक डिसाइड कराता है। जबकि मनी मल्टीप्लायर क्या बताता है? मनी मल्टीप्लायर बताता है इट हैज पॉजिटिव इन्फ्लुएंस। ये हमारा पॉजिटिव इन्फ्लुएंस डालता है किसके ऊपर? हमारे मनी की सप्लाई के ऊपर। जितना ज्यादा मनी मल्टीप्लायर आप यूज करेंगे उतना ही ज्यादा आप मनी की सप्लाई कर पाएंगे। तो ये दो मेन डिटर्मिनेट थे मनी
सप्लाई के, ठीक है। अब इसके बाद दो और हैं जो मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से हैं। रिजर्व हो गया आपका, रिजर्व रेशियो जिस, और करेंसी रेशियो, ठीक है। अब ये दोनों भी हैं जो थोड़े जानने लायक हैं इसके बाद, क्योंकि अगर पूछा जाता है डिटर्मिनेट्स में तो ये आपको 4 डिटर्मिनेट्स प्रॉपरली पता होने चाहिए। मॉनेटरी बेस सबसे जरूरी है, उसके बाद मनी मल्टीप्लाई उसके साथ वो भी जरूरी है। जो दो बचे हैं हमारे रिमेन, आर आर एंड सी आर। तो आर आर क्या है हमारा रिजर्व रेशियो, सी आर है हमारा करेंसी रेशियो। इन दोनों के बारे में भी और जान लेते हैं कि ये दोनों क्या कहना चाहते हैं। फिर ये होंगे हमारी 4 डिटर्मिनेट्स ऑफ मनी सप्लाई, जिसके बिहाफ पे आपका पूरा एक 15 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन डिसाइड हो जाता है कि आपको किस तरीके से इसका आंसर लिख के आना है, कैसे इसको एक्सप्लेन करना है और कैसे इसके कॉन्सेप्ट को आप किसी को एक्सप्लेन खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जान लेते हैं रिजर्व रेशियो और करेंसी रेशियो के बारे में कि वो दोनों क्या है। फिर इसके बाद बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की। सो स्टूडेंट, अब हम जानेंगे रिमेन दो अपने डिटर्मिनेट्स के बारे में। कौन कौन से हैं वो, रिजर्व रेशियो और करेंसी रेशियो, ठीक है। ये दोनों भी इतने ही जरूरी हैं जितना आपका मॉनेटरी बेस जरूरी था और मनी मल्टीप्लायर जरूरी था, ठीक है। इसके उन दोनों के बाद अगर इंपॉर्टेंट है तो कौन है, ये दोनों, रिजर्व आर आर और करेंसी रेशियो, यानी कि जिसे हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं और रिजर्व रेशियो को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या कहता है हमारा रिजर्व रेशियो एंड करेंसी रेशियो, इट इज अ इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेट ऑफ मनी सप्लाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेट है मनी सप्लाई का। द स्मॉलर कैश रिजर्व रेशियो अनेबल टू ग्रेट एक्सपेंशन इन द क्रेडिट बाय द बैंक एंड द इंक्रीज द मनी सप्लाई। यानी कि छोटे, आपके पास अगर छोटा रिजर्व होगा तो आप बड़ा मनी सप्लाई नहीं कर पाएंगे। रिजर्व रेशियो ने क्या कहा कि अगर आपके पास छोटा क्या है, छोटे रिजर्व्स हैं, ठीक है, छोटे रिजर्व हैं तो मनी सप्लाई आप बड़ी नहीं कर सकते। जितने आपके पास रिजर्व होंगे उतनी ही आप मनी सप्लाई कर पाएंगे। अदरवाइज छोटा रिजर्व है तो आप बड़ा एक्सपेंशन उसके साथ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जितनी आपकी पॉकेट, ऐसे समझ सकते हैं, जितनी आपकी सैलरी आप खर्च भी तो उतना ही करेंगे। ज़्यादा खर्च करेंगे तो उधार हो जाएगा आपके पास, सैलरी अगली आने से पहले ही खत्म हो जाएगी। तो वही वाला इन्होंने भी कहा है कि जितनी आपकी सैलरी होनी चाहिए, जितनी आपके पास रिजर्व होना चाहिए, उतना ही आप मनी सप्लाई कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। ऑन हैंड करेंसी रेशियो क्या कहता है, करेंसी रेशियो बोलता है इट इज़ अ बिहेवियरल रेशियो रिप्रेजेंटेटिंग। ये क्या दिखाता है, ये आपको बिहेवियरल रेशियो रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है, इट इज़ अ बिहेवियरल रेशियो रिप्रेजेंटेटिंग द रेशियो ऑफ करेंसी। ये उसके बिहेवियर पे डिपेंड करता है, करेंसी के बिहेवियर पे। द डिमांड टू द डिमांड डिपोजिट, किसके बिहाफ पे रिप्रेजेंट करता है करेंसी को, करेंसी की डिमांड के बिहाफ पे। जितना आप डिपॉजिट कर रहे हो उतनी ही आप करेंसी लॉन्च कर सकते हो, ठीक है। जितना डिपॉजिट करोगे उतनी ही निकाल पाओगे, ठीक है। द इफेक्ट ऑफ द करेंसी रेशियो ऑन द मनी मल्टीप्लायर कांट बी क्लियरली रिकलाइज। तो जो मनी, जो आपका करेंसी रेशियो है, इसका इफेक्ट किसके ऊपर पड़ता है, आपका मनी मल्टीप्लायर पे पड़ता है, बट ये क्लियरली विजिबल नहीं होता है, ठीक है। क्या कहना चाह रहा है एक बार शॉर्ट में समझ लेते हैं। करेंसी रेशियो क्या कहता है, बिहेवियरल रिप्रेजेंटेटिंग करता है अपने आप को, यानी कि जैसा आप इसके साथ बर्ताव करेंगे ये वैसा ही आपके साथ बिहेव करेगा, ठीक है। वही वाला बात है, टिट फॉर टैट करता है ये, ठीक है। क्या करता है, टिट फॉर टैट, ठीक है। जितनी आप डिमांड करेंगे, जितना आप डिपॉजिट करेंगे उतनी ही ये डिमांड करेगा, जितना आप इसे डिपॉजिट करेंगे, जितना आप इसे देंगे उतना ही आपको वापस देगा। और इसका सीधा इम्पैक्ट पड़ता है किस पे, मनी मल्टीप्लायर पे पड़ता है, बट क्लियरली रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, आप इसे क्लियरली देख नहीं सकते हैं, एनालाइज नहीं कर पाएंगे। आपको इसके लिए थोड़ा डेप्थ में स्टडी करना पड़ेगा, उसको क्या करना होगा, इवेल्युएट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको पता चलेगा कि कहाँ कमी आ रही है एक्चुअल में। तो यही कहा गया है कि 4 डिटर्मिनेट थे, मॉनेटरी बेस, मनी मल्टीप्लायर, रिजर्व रेशियो, करेंसी रेशियो। चारों डिटर्मिनेट होपफुली आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं, जिसका नाम है हाई पावर मनी। अब जानेंगे हाई पावर मनी क्या होता है और ये कहाँ कहाँ काम आता है। हाई पावर मनी इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल ऑफ यू। सो स्टूडेंट, ये है हमारा मोस्ट आस्केनेबल क्वेश्चंस टॉपिक, कुछ भी कह सकते हैं इसको, बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। क्यों कहा गया है इसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और ये हमारे टॉपिक में सबसे ज़्यादा पूछने वाला टॉपिक है, ठीक है। आपके एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा रिलेट करेंगे आप इससे, और आपको कॉन्सेप्ट वाइज भी पता होना चाहिए कि आखिरकार हाई पावर मनी होता क्या, जैसे इसका नाम है ऐसे ही इसका काम भी है, ठीक है। हाई पावर मनी क्या कहता है हमसे, तो इट इज अ लाइबिलिटी ऑफ मॉनेटरी अथॉरिटी। ये क्या है, लाइबिलिटी है किसकी, मॉनेटरी अथॉरिटी की, किसके द्वारा, ऑफ द कंट्री, एक कंट्री की ये मॉनेटरी अथॉरिटी होती है। मॉनेटरी अथॉरिटी का क्या मतलब है, देखो इतना बोलती हूँ कि मेरी टंग भी स्लिप कर रही है। तो मॉनेटरी अथॉरिटी का मतलब क्या होता है कि आपका क्या सिद्धांत है या आपकी क्या आधारशिला है, ज्यादा ही हिंदी हो गया ना, आधारशिला एंड ऑल, मतलब कि आप किस बिहाफ पे पैसे
दे सकते हैं, किस बिहाफ पे आप मनी जनरेट कर सकते हैं। तो हर एक कंट्री को हाई पावर मनी के बारे में पता होता है, और पता होना भी चाहिए, और आप सभी को भी पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको अगर नहीं पता होगा तो आप कैसे किसी बच्चे को या किसी को बता पाएंगे कि हम करेंसी कैसे जनरेट करते हैं। तो हम जो करेंसी जनरेट करते हैं उसके पीछे का मेन रीजन क्या है? मॉनेटरी अथॉरिटी है, जो किसके बिहाफ पे की जाती है? हाई पावर मनी के द्वारा की जाती है। इट इज ऑल्सो एट द मॉनेटरी बेस, इसको हम हाई पावर मनी को मॉनेटरी बेस भी बोलते हैं। जो क्रिएट करता है कौन? क्रिएटेड बाय आरबीआई, जो क्रिएट करती है आरबीआई। हाई पावर मनी इंक्लूड्स, किसको इंक्लूड करती है? करेंसी को। करेंसी कौन सी करेंसी? नोट भी आते हैं, कॉइन्स भी आते हैं इसके अंदर, ठीक है, जो डिपॉजिट किए जाते हैं गवर्नमेंट के बिहाफ पे, रिजर्व से, रिजर्व में, और कॉमर्शियल बैंक के थ्रू, ठीक है। कौन करता है? आरबीआई करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ या नहीं? सो द सम ऑफ द हाई पावर मनी क्या कहलाता है? पूरे हाई पावर मनी में अगर हम पूरा हाई पावर मनी लेंगे तो उसमें क्या क्या आता है? सी फॉर हमारी करेंसी आती है। हाई पावर मनी में क्या आएगा? हमारी, इसी से ही लिख देते हैं, क्या मार्कर चेंज करना। सी से करेंसी से रिलेट करता है, एच से हाई पावर मनी। विजिबल हो रहा है आप लोगों को? लेट मी चेक। हाँ, विजिबल हो रहा है। हाई पावर मनी, ठीक है। एच से हाई पावर मनी, सी से करेंसी, आर से क्या होता है हमारा? आर से हमारे होते हैं रिजर्व, ठीक है। रिजर्व होता है, यस। ये पूरा फॉर्मूला दिखाता है हमें क्या, एक बार फिर से अच्छे से समझा देती हूँ। अभी तक तो मैंने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग समझाया था। देखिए, हाई पावर मनी हमारा इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों पे ही क्या करता है? इफेक्ट डालता है। जितना अच्छा मॉनेटरी बेस होगा उतनी अच्छी आपकी कंट्री की मनी सप्लाई होगी। जितनी अच्छी मनी सप्लाई होगी उतना ही अच्छे से आप अपनी कंट्री को क्या कर पाएंगे? वर्क ऑन करा पाएंगे, मूव ऑन करा पाएंगे। उतनी ही अच्छी तरीके से आपकी कंट्री वर्क कर पाएगी एज अ मॉनेटरी टर्म में, ठीक है। तो क्या कहा गया है? जो हाई पावर मनी होता है ये लाइबिलिटी होती है एक कंट्री की, मॉनेटरी अथॉरिटी होती है, जो क्या करती है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड द मॉनेटरी बेस, जिसको हाई पावर मनी को हम मॉनेटरी बेस भी बोलते हैं। जो किसके थ्रू क्रिएट की जाती है? आरबीआई के थ्रू क्रिएट की जाती है इंडिया के अंदर। आरबीआई पता है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। हाई पावर मनी इंक्लूड द करेंसी। हाई पावर मनी में हम किसको इंक्लूड करते हैं? करेंसी को इंक्लूड करते हैं, और डिपॉजिट को इंक्लूड करते हैं गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें रिजर्व भी होता है जो हम कॉमर्शियल बैंक से लेते हैं, ठीक है। कौन करता है ये काम? आरबीआई करता है। तो सम ऑफ हाई पावर मनी, हाई पावर मनी को इकट्ठा करने का क्या सम है? इसमें हम करेंसी लेते हैं और रिजर्व लेते हैं। इन दोनों, करेंसी और रिजर्व दोनों को मिला के हम क्या बनाते हैं? हाई पावर मनी बनाते हैं। तो हाई पावर मनी में हमारा क्या क्या इंक्लूड किया जाता है? करेंसी आती है, नोट और कॉइन दोनों, और हमारे रिजर्व्स आते हैं, हमारी प्रॉपर्टी हो गई, लैंड फॉर्म हो गई, हमारा गोल्ड हो गया। बहुत सारी चीज होती हैं जो एज अ रिजर्व गवर्नमेंट के अंडर होती हैं, जिसको वो अपना रिजर्व दिखा के मनी की सप्लाई दे पाती है, उसी को हम हाई पावर मनी बोलते हैं। तो समझ में आ गया हाई पावर मनी किसे कहते हैं। अब जानेंगे अपना लास्ट टॉपिक, क्वांटिटी, क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी सप्लाई। क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी सप्लाई क्या होती है, इसके बारे में जानेंगे। सो स्टूडेंट, क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी क्या कहती है? हमारी क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी, तो क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी क्या बताती है? ये कहती है कि क्यूटीएम स्टेट दैट द जर्नली price level of the goods and services directly proportional to the amount of money in circulation और मनी सप्लाई। यानी कि क्या कहा है? सिंपल साधारण वर्ड में आपको समझाती हूँ कि जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट हो गया, एक छोटी सी टॉफी हो गई, इसकी डिमांड बढ़ेगी, इसकी डिमांड इंक्रीज हुई, यहाँ विजिबल हो रहा है आप लोगों को। अगर इसकी डिमांड इंक्रीज होगी तो क्या होगा? मनी की जो डिमांड है, जो पैसे की डिमांड है, वो भी तो इंक्रीज होगी। क्यों होगी? क्योंकि अगर किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए लोग ज्यादा से ज्यादा खरीद रहे हैं, तो मनी का भी तो उसको खरीदने के लिए ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज कर रहे हैं। तो क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी क्या कहती है कि जितना गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस बढ़ता है उतना ही सेम आपकी मनी की सप्लाई का प्राइस भी बढ़ता है, या मनी सर्कुलेशन का भी लेवल बढ़ता है। The general price level in the economy is directly depend on the money supply। जो जनरल हमारा प्राइस लेवल है, जैसे हमारा जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज होगा वैसे ही हमारी मनी सप्लाई भी इंक्रीज होगी। इफ, तो हम मनी सप्लाई को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एम से रिप्रेजेंट करते हैं। इफ एम इज डबल, हमारा मनी सप्लाई डबल हो रहा है, तो पी विल ऑल्सो डबल। तो पी क्या है? हमारा गुड्स एंड सर्विसेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो भी क्या होता है? हमारा जनरली क्या होगा? डबल होगा। इफ एम इज रिड्यूस, अगर हमारा एम रिड्यूस हो रहा है, नीचे जा रहा है, कम जा रहा है, तो पी भी आपका क्या होगा? डिक्लाइन पे ही जाएगा। तो ये दोनों क्या करते हैं? सेम अमाउंट में क्या करते हैं? चेंज होते हैं। अगर प्राइस बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा, तो प्राइस भी बढ़ेगा, और प्राइस घटेगा तो डिमांड भी घटेगी। इसी को हम बोलते हैं क्यूटीएम, क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी, जो आपको होपफुली बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम बात करेंगे लिक्विडिटी एग्रीगेट्स के बारे में। बहुत छोटा टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है हमारी पूरी क्लास का। तो जानते हैं क्या होता है लिक्विडिटी एग्रीगेट्स के बारे में।
सो स्टूडेंट, अब हम जानेंगे अपने लिक्विडिटी एग्रीगेट्स के बारे में, जो हमारे पूरे यूनिट टॉप 2 का लास्ट टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्या कहा गया है, इट रेफर्स टू द ईज टू एग्जीक्यूशन, यानी कि हम इजिली इसमें क्या कर सकते हैं, execution of financial transaction in which is highly depend on the ability of the credit and size of the money supply in the country। यानी कि इसमें क्या कहा गया है कि आपके पास ऐसी मॉनेटरी टर्म हो, ऐसे ट्रांजेक्शन हो, ऐसे मनी या फिर ऐसे बॉन्ड्स हो या फिर कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो जिसको आप क्या कर सकते हैं, इजीली लिक्विफाई कर सकते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी एग्रीगेट्स बोलते हैं। लिक्विडिटी एग्रीगेट्स का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट आपके पास, कुछ ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आपके पास हो जिसको आप इजीली क्या कर सकते हैं, मार्केट में जाके सेल परचेज कर सकते हैं, जो जल्दी से क्या हो जाए, लिक्विड किया जा सके। जो अगर किसी सॉलिड फॉर्म में, बॉन्ड अगर सॉलिड फॉर्म में, तो हम उसे क्या कर सके, करंटली क्या बना सके, करेंसी में कन्वर्ट कर सके, उसी को बोलते हैं लिक्विडिटी एग्रीगेट्स। लिक्विडिटी एग्रीगेट्स का मतलब ऐसी एबिलिटी जो इजिली क्या हो सके, ऐसे रिसोर्सेज जो इजिली हम मनी में कन्वर्ट कर सके, उसी को हम अपनी ताकि हम क्या कर सके, अपनी मनी सप्लाई कर सके अपनी कंट्री के अंदर, उसी को ही क्या कहा गया है, लिक्विडिटी एग्रीगेट्स कहा गया है। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था। इसी के साथ हमारी पूरी यूनिट 2 आज खत्म होती है स्टूडेंट। यूनिट 1 खत्म होती है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय बाय। अगर वीडियो और क्लास दोनों पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टे ट्यून्ड विद द बी द कॉन्वर्शन, स्टडी वहीं जहाँ कॉन्सेप्ट सही। थैंक यू क्लास, टेक केयर, बाय बाय।